Hello students, today I'm going to start new chapter of geography and the chapter name is abiotic resources. Abiotic resources कौन से होते हैं जिनको हम कंसीडर करेंगे नॉन लिविंग रिसोर्सेज में. ठीक है, नॉन लिविंग रिसोर्सेज में जैसे हमारे पास लैंड है, सॉइल है, वाटर है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे हमारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज में. क्लियर. अभी हम इसकी ओवरऑल स्टडी करके देखते हैं कि ये इसमें और क्या है. अबायोटिक रिसोर्सेज में हमारे पास क्या आता है कि रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मिनरल्स, रॉक्स, मेटल्स, लैंड, सॉइल एंड वाटर. ठीक है, हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो अबायोटिक रिसोर्सेज हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे मिनरल हो गए, रॉक्स हो गए, मेटल हो गया, लैंड, सॉइल और वाटर. तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे आज वो हम लैंड, सॉइल और वाटर की बात करेंगे, बट अभी इसमें बताया कि नॉन लिविंग में हमारे पास क्या क्या आता है. दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. ये नेचर ने हमें फ्री में दिए हुए, इसमें हमें कोई पैसा नहीं लगा ऐसा कुछ भी. फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जितने भी प्राणी इस धरती के ऊपर रहते हैं सभी के लिए मिले हैं. ऐसा नहीं है कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए मिले हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, ये सभी के लिए ही है. लैंड, सॉइल एंड वाटर आर मोस्ट सिग्निफिकेंट अबायोटिक. अब हमारे पास ये एक है, ये दूसरा और ये तीस. ये जो लैंड, सॉइल और वाटर है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, इंपॉर्टेंट अबायोटिक रिसोर्सेज है अर्थ के ऊपर. दे कैरी ग्रेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द पीपल ऑफ नॉट ओनली अ कंट्री. ये सिर्फ जो कंट्री पे ही उनको ही बेनिफिट नहीं है बट टू द होल वर्ल्ड ऑल्सो. बल्कि जबकि ये पूरे संसार में सभी को ये क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट. इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होते हैं कि लैंड, सॉइल, और लैंड से हम बहुत सी एग्रीकल्चर होती है, सॉइल से हमें बहुत ज्यादा हमें पता लगता है कि सॉइल से हम कौन कौन सी इसमें क्रॉप्स या वो हम लगा सकते हैं. वाटर हमारे बहुत यूज में होता है. तो ये क्या है कि इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं कि हमें इसमें इनकम होती है. The economic prosperity of a region is based on the availability of these resources. तो ये resources अगर होंगे तो इसी से हमें पता लगेगा कि हमारे रीजन की prosperity कितना खुशहाल है वो. They encourage human settlements and population growth. Land, soil and water also influence the climate of a place. अब क्या कह रहे हैं कि they encourage human settlements की जहाँ पे लैंड बहुत अच्छी है, जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो वहां पे लोग जाना पसंद करेंगे और वहां पे वो रहना पसंद करेंगे. अगर वो वहां पे रहेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी. फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन्स रीजन हैव rugged land surfaces that limit human settlement. अगर आप माउंटेन्स में देखो तो वहां पे जो लैंड रिसोर्स इतने अच्छे नहीं होते, तो यही रीजन है कि वहां पे लिमिट में ह्यूमन सेटलमेंट होती है, बहुत ज्यादा मास में नहीं होती. while the plain regions that have fertile soil and plenty of water, जहाँ पे सॉइल बहुत अच्छी है प्लेन्स एरिया में और पानी की सुविधा भी है, तो इनकरेज पीपल टू सेटल डाउन. तो वो इससे क्या होता है कि लोग उस साइड को बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया होते हैं, उस कारण भी लोग वहां पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है. दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ठीक है, एनिमल्स एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स over a longer period. Thus, it can be said that these resources are vital for human survival. Vital mean important है human के जिंदा रहने के लिए, as well as for maintaining the quality of life. Let us discuss about land, soil, and water in detail. So first we have land resources. तो land resources में सबसे पहले हम देखते हैं कि land resources refer to the shape, form and nature of the land surface. तो लैंड रिसोर्सेज क्या रिफर करते हैं, एक तो शेप, दूसरा फॉर्म कैसी है, और नेचर ऑफ द लैंड सरफेस की जो लैंड है उसकी नेचर कैसी है. ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड विद द लैंड रिसोर्सेज. क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है, वो सारी होती हैं लैंड रिसोर्सेज के साथ. दे प्रोवाइड शेल्टर टू बोथ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड they provide shelter to both living organisms and non-living substances. ठीक है, ये शेल्टर किसको देती है, लिविंग को भी और नॉन लिविंग को भी. then and resources of the earth contain lofty mountains. अब देखो आपको मिलके क्या कर इसमें लैंड में मिलेगा, लॉफ्टी माउंटेन्स होते हैं, फ्लैट प्लेन्स होते हैं, हाई प्लेटूज होते हैं, आइलैंड्स,
as natural resources, they provide all the essential products for satisfying human needs. ठीक है, हर वो चीजें जिससे human needs जो satisfied हो. The land covers about 30% of the total area of the Earth's surface. About 90% of the world's total population occupies only 30% of land area. ठीक है, जो वर्ल्ड की 90% जो पॉपुलेशन जितनी उसकी जो 30% जो है वो लैंड एरिया में ऑक्यूपाई उन्होंने की है. All parts of the land resources are not equally habitable. Some parts of it are either sparsely populated or uninhabited. Sparsely होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा population होती है या uninhabited होते हैं जहाँ पे बहुत कम हो. So less habited areas और highly habited area, habitable areas. अब हम ये देखेंगे इसमें कि जहाँ पे population growth कम है और जहाँ पे population जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, अब हम इस पे स्टडी करते हैं कि इसका कैसे इसको करना है. तो माउंटेनियस एरियाज हैविंग स्टीप स्लोप. ठीक है, वो कह रहे हैं कि माउंटेनियर जो एरियाज हैं उसमें क्या है कि वो उनके पास क्या है कि स्टीप स्लोप है उनके. ठीक है, एंड रग टेरेंस. ठीक है, उनका जो एरियाज है वो स्टीप होते हैं. ठीक है, माउंटेन्स में आपने देखा होगा बहुत चढ़ाई होती है, स्टीप एरिया होते हैं. एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड रीजन, या तो बहुत गर्मी भी हो सकती है या तो बहुत ज़्यादा ठंड भी हो सकती है. वाटर लॉस्ट एरियाज, वाटर कम होता है. थिक फॉरेस्ट एरियाज, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं. तो हाईली हैबिटेबल एरियाज में क्या क्या है, ये लेस में है. ठीक है, जहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, कम पॉपुलेशन होती है. रिवर वैलीज हो गया. प्लेन एरियाज है फर्टाइल सॉइल. तो प्लेन एरिया अगर हम देखें तो वहां पे क्या है कि जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है. ग्रासलैंड्स लाइक प्रेरीज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. तो ये ग्रासलैंड जहाँ पे मिलके ये भी सुविधा एक हर जगह हर तरह की फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी होता है. ये रीजंस होते हैं कि अगर वहाँ पे फैसिलिटीज है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा ग्रो होगी. Thus the land is unevenly inhabited. This uneven distribution of population is controlled by various of factors. These are quality of land, availability of water, fertility of soil, climate. The adequate presence of these resources attract a huge number of people. People use land resources to meet their requirements. अब जो लोग हैं वो लैंड रिसोर्सेज को क्यों यूज करते हैं, इसलिए ताकि वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो पूरा कर सके. ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरी होंगी, वो लैंड रिसोर्सेज से ही पूरी होती है. अभी हमारे पास जो लैंड है उसको कहाँ कहाँ पे उसको यूज किया जाता है. तो लैंड यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग एंड हाउसेस. ठीक है, माइनिंग है, बिल्डिंग्स बनती हैं, खाने बनती हैं, हाउसेस बनते हैं, आर परफॉर्म्ड टू द लैंड सरफेसिस. ठीक है, ये सारे काम होते हैं, सब काम लैंड सरफेसिस पे होंगे. दैट मीन्स कि जो लैंड एड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल रोल आ गया. दीज आर कोलेक्टिवली टर्म्ड एज लैंड यूज. और इसको हम किस में लेके चलेंगे कि एज अ लैंड यूज. इसको इस टर्म को हम लैंड यूज को हम इसको लेंगे. जहां जहां पे भी इसको यूज किया तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये लैंड यूज है. So land use refers to land underplow mean agriculture areas, grazing of animals, land used for. अब कहाँ कहाँ और हम यूज करते हैं, रोड्स, बिल्डिंग्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, marshland, waterland and land under forest. Usually people have their own land. ज़्यादातर लोगों की अपनी लैंड होती है on which they do farming or make houses etc. जहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं या फिर वो क्या करते हैं वहाँ पे घर बनाते हैं, उनके खुद की लैंड होती है. तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तक तो अभी हमने क्या क्या देखा कि लैंड यूज क्या है और हमारे पास लैंड मीन कि हमारा सॉइल जो है ये अबायोटिक रिसोर्सेज है. सॉइल को हमने किया और हमने किसको लिया और लैंड को लिया और वाटर को. ये 3 बॉडीज को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो पहली बॉडी हमने कौन सी डिस्कस की, लैंड की. तो अभी हमने लैंड यूज देखा. अब इसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लैंड क्या है. ठीक, on the basis of ownership
लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड जो अपनी होती है, कम्युनिटी लैंड जैसे गवर्नमेंट की होगी जिसपे एक पर्सन का हक नहीं होता है, ठीक है, उसकी मालिकाना वहां पे नहीं होती। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइवेट लैंड। इट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो ये क्या है, एक जने की लैंड होती है, ठीक है, जैसे आपकी खुद की एक लैंड होगी, आपके फैमिली मेंबर्स जो भी है तो वो एक ही होगी। अब उस लैंड पे जो हक है, जो इनकी, वो दूसरा जो है वो पर्सन वहां पे आके नहीं ले सकता। तो प्राइवेट लैंड इज यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल और हिज फैमिली मेंबर्स, है ना, उसके फैमिली मेंबर्स यूज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस ओनली। तो ये जो लैंड है इस तरह की, इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, अपने पर्सनल पर्पस पे ही इसको यूज किया जाता है। इन द वर्ल्ड ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। हर कंट्री की अपनी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड होती है। तो सो यू पीपल यूज देम फॉर सेवरल पर्पसेस। तो लोग उनको बहुत अलग अलग तरीकों से उनको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कम्युनिटी लैंड, एक तो हमने अभी किया प्राइवेट लैंड, फिर से हमने अब हमारे पास है कम्युनिटी लैंड। इट इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी और सम कॉमन पर्पसेस such as collection of fruits, grains, nuts, water, vegetables, medicinal herbs, etc. The community land is also termed as common property resources. इसको हम common property resources में भी इसको काउंट कर सकते हैं। तो लैंड यूज पैटर्न क्या है, देयर आर कंसिडरेबल वेरिएशंस इन लैंड यूज अमंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। द टर्म लैंड यूज पैटर्न इज यूज टू इंडिकेट, इसको यूज कहाँ किया जाता है, क्या इंडिकेट करता है कि डिफरेंट यूजेस ऑफ लैंड्स। तो यहाँ से फिर से हम देखते हैं कि अब पूरे वर्ल्ड में क्या है कि प्राइवेट लैंड भी है और कम्युनिटी लैंड भी है, तो पीपल उनको सेवरल पर्पसेस में यूज करते हैं। तो लैंड यूज पैटर्न ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज गिवन इन द टेबल बिलो। अब हम देखते हैं कि जो लैंड यूज पैटर्न, जो हमें ये जो पैटर्न हमारे सामने है, इसको किस तरह से इनके लिया गया है, ठीक है। तो लैंड यूज इन सम इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पहले हमारे पास कंट्री दी हुई है ऑस्ट्रेलिया, क्रॉपलैंड में यूज करती है वो 6%, पास्चर्स में 56%, पास्चर मीन की वो गौों को चराना ये सब, तो फॉरेस्ट है 14% और अदर यूज वो 24 में। ब्राजील में 9% क्रॉपलैंड, पास्चर वो 20% है, फॉरेस्ट वहां पे सबसे ज्यादा है और अदर यूज में वो कम लेके आते हैं। तो कनाडा में हमारे पास क्या है, क्रॉपलैंड में 5% है, पास्चर 4% है, तो वहां पे भी फॉरेस्ट एरिया काफी, अदर यूज में वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो वहां पे बाकी इतना नहीं है कि पास्चर्स और ये इसमें कम यूज होता है। तो चाइना में क्रॉपलैंड जो है वो 10% है और यहाँ पे पास्चर जो है वो 34 है। यहाँ पे बाकी के कंपैरेटिवली यहाँ पे पास्चर ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक था। तो फॉरेस्ट यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं है, तो 14% तो है, अदर यूज में लेके आते हैं 42%। फ्रांस में 35 है और पास्चर यहाँ पे होता है 21। फॉरेस्ट एरिया अगर देखा जाए तो 27% है और अदर यूज में लेके आते हैं ये 17%। तो इंडिया में क्रॉपलैंड बहुत ज्यादा है 57, पास्चर कम है और फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठीक है, और अदर यूज में 17% लेके आते हैं। जापान है यहाँ पे 12, पास्चर बहुत ही ना के बराबर है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है जापान में और यहाँ पे अदर यूज में 19% आता है। रशिया, क्रॉपलैंड बहुत कम है यहाँ पे भी और पास्चर्स भी बहुत कम है, बट यहाँ पे फॉरेस्ट काफी है और अदर यूज में भी काफी लेके आते हैं। तो यूके में हमारे पास यहाँ पे है दिया हुआ है फिगर कि क्रॉपलैंड 29 है और पास्चर देखो यूके में बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पे 46 आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकेंड नंबर पे यूके आ रहा है, 10 है यहाँ पे फॉरेस्ट और 16 अदर यूज में। तो यूएसए में देखिए, अभी यूएसए में क्या है कि 21% यहाँ पे क्या है हमारे पास क्रॉपलैंड है, ठीक, और उसके बाद 26 जो है वो किस में आ गया, 26% पास्चर में आ गया, 32 फॉरेस्ट है और 21 यहाँ पे आ गया। तो वर्ल्ड हमारे पास 11 पूरे वर्ल्ड में, तो 26, 31 और 32 अगर पूरे वर्ल्ड को देखा जाए तो उन्होंने इसका इस तरह से इसको क्लासिफाई किया हुआ है। तो द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव लैंड यूज पैटर्न ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 56% है, हैज द हाई परसेंटेज of area under pastures as India has under croplands 57 है ना।
तो यहाँ पे इंडिया 57, यहाँ पे 56 है इनका। जापान द स्मॉल कंट्री, जापान जो वो स्मॉल कंट्री है, हैज़ 3 times more लैंड अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, उनकी 3 times जो फॉरेस्ट है वो जो लैंड है वो अंडर फॉरेस्ट है। और एज कंपेयर टू इंडिया, तो यूएसए वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ग्रेन एक्सपोर्टर हैज़ ओनली 21% लैंड ऑफ अंडर क्रॉप्स एज कंपेयर टू इंडिया 57 ऑफ क्रॉपलैंड। तो इंडिया में कितना है? 57। तो among these countries India has considerably high percentage of area under cropland। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इंडिया में जो क्रॉपलैंड है, ठीक है, वो कितना है? 57%। ठीक है, तो इंडिया में इतना हमारे पास आ गया। तो यहाँ तक पहले हम करते हैं। अभी आपने इसको रीड करो चैप्टर को, फिर बाकी का हम साथ में इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।